नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो वेबिनार है वो बेसिक एस्ट्रोलॉजी है, जिसको मैंने नाम दिया वैदिक लेवल 1। कम थोड़ा सा एडवांस, बेसिक कम एडवांस लाइक। क्या होता है कि आप लोग जो यूट्यूब या रील वगैरह आप देखते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पर, किसी ने कह दिया सेवंथ हाउस बहुत अच्छा है, शुक्र से पांचवा घर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी नॉलेज है उसके पास, और आप प्रभावित हो जाते हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि आपके पास वो कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती हैं, इसके 4 लेवल हैं वैदिक के। अभी ये पहला लेवल स्टार्ट हो रहा है, तो इसके 4 लेवल होंगे। तो पहले लेवल के अंदर मुझे आपको बेसिक समझाना है। बेसिक का मतलब आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती। मेरे पास लोगों ने जब कोर्स किया, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ महाराज को। एक एस्ट्रोलॉजर मेरे पास आए, उन्होंने बाई चांस ये कोर्स ज्वाइन कर लिया। बोले सर 13 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, पता तो आज लगा है कि फॉल्ट कहाँ थे। क्योंकि हमें बेसिक पता ही नहीं होता, उसका मीनिंग नहीं पता होता। मैं कुछ यहाँ पर क्लियर करूंगा, आप देखने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिएगा। अब इस लेवल में किया क्या जाएगा, जो सिंपल सी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें कराई जाएंगी। लंबा चौड़ा है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत छोटा सा पढ़ा दिया जाएगा। काफी कुछ है इसके अंदर। अ, जब कोर्स आप ज्वाइन करेंगे तभी जाके आपको समझ में आती है, बाहर बैठे नहीं समझ में आती। जितना होता है उससे मैं 10 गुना ज्यादा देता हूँ। दूसरा क्या देता हूँ, अपना एक्सपीरियंस देता हूँ। भाई मैं हर क्लास में बोलता हूँ 23.5 साल से ज्यादा मुझे कंसल्टेंसी करते हो गए, तो जो एक्सपीरियंस गेन किया वो भी मैं शेयर करता हूँ क्लास के अंदर। अब सबसे पहले आपने ये समझना हमें इस कोर्स के अंदर कि ये हमारे पास कुंडली है। इस कुंडली को हमें बस समझना आ जाए, कैसे देखते कैसे हैं, समझते कैसे हैं। आप सिर्फ और कुछ नहीं, यही बता दें कौन से ग्रह की दशा अच्छी चली जाएगी, तो आपको इतना तो आ ही गया, बढ़िया। सबसे बड़ी बात यह है, आपको देखना आ जाना चाहिए। अब हम सिंपल सी बात आप समझिए, याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, वो राशि होती है। हम राशियों को इग्नोर करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है एस्ट्रोलॉजी में, इसलिए हमें नहीं आती राशि को इग्नोर। क्योंकि राशि के ही बेस पर आप ये कहते हो ग्रह उच्च का या नीच का। मान लीजिए मैंने मंगल यहां रखा, तो ये मंगल नीच का हुआ, तो किसके आधार पर हुआ, राशि पे। क्लियर, राशि के आधार पर मंगल नीच का हुआ। अब सबसे अच्छी बात क्या है, राशियों में क्या होता है, अग्नि तत्व की राशियां वो होती हैं 1, 5, 9। इसमें अगर अग्नि तत्व का ग्रह बैठ जाए, अग्नि तत्व का ग्रह क्या होता है, वो होता है सूर्य या मंगल, तो ग्रह परम बली माना जाएगा, वो इसमें बैठ जाए तो। अब मान लीजिए किसी का मेष लगन है, इसमें मंगल ही बैठ जाए। मेष लगन है यानी मेष राशि लगन में आई, और उसमें मंगल बैठ गया, तो आदमी को स्पाइसी खाना खाना ही है, उसे मिर्ची वाला खाना चाहिए ही चाहिए भैया। उसको हजम नहीं होगा नहीं तो खाना। तो क्योंकि अग्नि तत्व का ग्रह अग्नि तत्व में आ गया। दूसरा, इसी अग्नि तत्व की जो राशि है, इसी राशि को हम कहते हैं पित्त राशि। पित्त वाली राशियां कौन सी हैं, वो यही हैं, 1, 5, 9। पित्त की राशि एसिडिटी करती है। इससे हमारे को बड़े सारी चीजें क्लियर होती हैं। पित्त की राशि हमको एसिडिटी करेगी। तो इसी प्रकार वात पित्त कफ, ठीक है, त्रिदोष राशियां कौन सी हैं उन्हें समझना है। कल को जब आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़े या समझे, तब आपको राशि का मूलभूत सूत्र पता होना चाहिए। जब हमें सूत्र नहीं पता होता तो हम गलती कर जाते हैं। फिर राशियों के अंदर कलात्मक राशियां होती हैं, सेमी टेक्निकल होती हैं, टेक्निकल राशियां होती हैं, धातु जीव मूल राशियां होती हैं। मैं एक सेकंड आपको ना वो दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ, आप देखना जरा एक सेकंड। रुकिएगा एक सेकंड, मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाइएगा एक सेकंड। हम्म।
ये देखिए, ये चैप्टर है करीब, यहाँ पर आपको पूरी बुकलेट मिल जाएगी, इससे बात कछु नहीं है। ये मैंने काफी रिसर्च करके 124 पेजेस की एक बुकलेट तैयार करी थी, जिसमें राशियों के बारे में, हर चीज के बारे में आपको, ये पीडीएफ की बुकलेट आपको 124 पेजेस की इजीली मिल जाएगी। राशियां क्या होती हैं, इतना कुछ तो राशियों पर है, 60-70 पेज तो राशियों के ऊपर है। हमें राशियों का ज्ञान नहीं है, हम गलतियां कर जाते हैं उसी के। और उसके बाद ये आप देखिए, ग्रहों के दिग्बली, ग्रहों की सारी चीजें जो होती हैं, ये बाकी कुछ एक्स्ट्रा मैंने दिया है अपनी तरफ से, मैं देने का प्रयास करूंगा। ये पीडीएफ बुकलेट है 124 पेजेस की, यू विल गेट इट विद यू। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे मूल त्रिकोण राशि, सपोज इफ देयर इज एनी प्लेनेट सिटिंग इन द मूल त्रिकोण राशि, मीन्स द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। मूल त्रिकोण का अर्थ होता है स्टार्टिंग। अगर कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है तो उसका भाव अर्थ होता है बिगिनिंग, स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ। इस तरीके से हमको समझना है, ना कि ऐसे समझना है। अब कोई ग्रह किसी भी भाव में बैठ जाए, मान लीजिए यहां हमने सूर्य और शनि बिठाया, तो ये दोनों शत्रु ग्रह हैं। जब भी दो शत्रु ग्रह किसी भाव में बैठते हैं, भाव का सत्यानाश करके छोड़ेंगे। कारण हम लोग नॉर्मल कहावत बोलते हैं ना, दो सांडों की लड़ाई में खेत का सत्यानाश, तो वही हाल ये भी करेंगे। तो आपको देखना आना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है हमारे पास। क्लियर है? फिर क्या होता है, सम राशियां, इवन ऑड साइन होते हैं, इनके भी मीनिंग होते हैं, हमको समझना चाहिए मीनिंग इनके भी। राशियों से भी शरीर के अंग होते हैं। मीन राशि पैरों को बताती है, ठीक उसी तरह कोई भी लगन हो, 12वां भाव भी पैरों को बताता है। क्लियर? तो हमको जो है कंफ्यूजन में नहीं रहना, राशि के अनुसार चलना है। अब मान लीजिए किसी का केंद्र में कोई ग्रह नहीं है, देर इज नो प्लैनेट इन द केंद्र भावा ऑफ एनी चार्ट, एनी लग्न, द पर्सन हैव अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी देता है। केंद्र क्या होता है, केंद्र हमें सुख देता है। केंद्र क्या देगा, हमें सुख देगा। ठीक है, केंद्र हमें सुख देगा। अब ये 12 भाव होते हैं, इनकी क्या विशेष विशेषताएं हैं। जैसे लगन का अर्थ होता है आई मी माई सेल्फ, आपके कैरियर को भी लगन बताता है। सेकेंड हाउस, मॉडर्न भी हम पढ़ेंगे, नॉर्मल हमें पता है दूसरा भाव धन का है। क्लियर? पर दूसरा भाव बैंकिंग सेक्टर का भी है। व्हेन यू आर लुकिंग फॉर ए लोन, यू आर लुकिंग ओनली द सिक्स्थ भावा, बट डू नॉट कंसंट्रेट ऑन द सेकेंड हाउस, क्योंकि वो बैंकिंग सेक्टर है। फाइल तो बैंक ने क्लियर करनी है भाई साहब, आपने थोड़ी करनी है। क्लियर? थर्ड हाउस हमारा सिबलिंग है, विच वी नो, पर थर्ड हाउस फ्री विल का भी है। जैसे नाड़ी के अंदर जुपिटर को फ्री विल का कारक कहा गया है, तो थर्ड हाउस हमारा फ्री विल भी है, हमारी हॉबी को भी बताता है। हमारी हॉबीज क्या हैं? माई मर्करी इज सिटिंग इन द थर्ड हाउस, मेरा खुद का बुध जो है वो थर्ड हाउस में बैठा है। मैंने अपनी पर्सनल 30 से ज्यादा डायरी लिखी है, मेरी हॉबी है, मेरे को अच्छा लगता है लिखना, सारा दिन लिखता रहता हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ। कभी टीचर का शौक नहीं पाला बनने का, सदैव स्टूडेंट बने रहना चाहिए। नानक ने भी कहा था, सिख ही सिख गुरु विचार, सदैव सीखते रहना चाहिए, कभी भी अपने आप को नहीं कहना चाहिए। क्लियर है? अब मैं आपको बेहतरीन आज दो चार सूत्र दूंगा, आप देखना कि आपके चार्ट में कितना वर्क करते हैं। तो उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, ये स्टार्ट होगा कल क्लास 1 जनवरी 24। क्लियर है? और इसका टाइमिंग रहेगा 7 to 8 PM, और 5 डेज का कोर्स रहेगा, क्लास डेली बेसिस पर है। और इसका आपको पीडीएफ मिलना है,
आपको 124 पेजेस का पीडीएफ आपको मिलेगा, जिसमें पूरी जानकारी होगी। किसी किताब को इसके बाद देखने की आपको जरूरत नहीं है, किसी भी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको पढ़ लिया, आपको एस्ट्रोलॉजी में मास्टरी आ गई। इसके बाद आपको क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए आपके पास सारी जिंदगी रहेगा। कोई भी मेरे को ईमेल की जरूरत नहीं है, आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। लाइफ टाइम के लिए है। और इसका फीस जो है आपका 2577 है। मेरा उद्देश्य, मेरे पास 50 आए, 5 लोग आए, 2 लोग आए, मेरा उद्देश्य पढ़ाना है। और सबसे अच्छी बात मैं ये करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपके पास बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, A to Z। हर एक चीज का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ये नहीं है, वो लोग ब्रह्म ज्ञानी लोग हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूं, लेकिन आप क्या करते हैं, आप बस वो लिख लिया। किसी ने कहा जी शुक्र 11, बृहस्पति 11वें घर में बड़ा लाभ देता, धन लाभ देता, आपने मान लिया और उसको लिख लिया। लेकिन हमने समझा तो नहीं ना, बृहस्पति 11वें भाव का क्या मतलब है। मैं समझाता हूं। 3, 6, 10, 11 इनको बोलते हैं उपचे। उपचय शब्द का अर्थ होता है वृद्धि। क्लियर। ये पहले नंबर का उपचय है, ये दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, ये 4 पर आता है। ये सबसे पावरफुल उपचय होता है। इसमें आकर के शुभ ग्रह बैठा जुपिटर। अब 11th हाउस, ये 11वां घर है। अब 11th हाउस क्या होता है हमारा, 11th हाउस होता है हमारा डेली इनकम। क्लियर। जुपिटर क्या है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में धन का कारक है। क्लियर। धन का कारक डेली इनकम में बैठ गया। अगर आप में कोई एस्ट्रोलॉजी करता है, उसके बाद डेली कंसल्टेंसी आएगी। एस्ट्रोलॉजर के लिए तो बहुत बेस्ट है, दुकानदार के लिए बहुत बेस्ट है। जुपिटर सिटिंग इन द 11th भाव। देयर आर सम अदर पॉइंट्स आल्सो। अब समझ में आया। अब आपने वो रील देख ली, वो ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति हैं भाई, मेरा उनको प्रणाम है, मैं ये नहीं कह रहा। पर आपको भी तो वैसा बनना है, या आपको नहीं बनना वैसा। आपको अगर वैसे उन जैसे ज्ञानी व्यक्ति बनना है, तो मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दी ना। उपचय भाव होते हैं 3, 6, 10, 11। उपचय शब्द का अर्थ होता है वृद्धि। 11वें भाव का अर्थ होता है डेली इनकम। और जुपिटर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में धन का कारक होता है। सिंपल सी बात है, वो बैठ गया उपचय में तो वृद्धि करेगा ना, डेली इनकम की। किसकी वृद्धि करेगा, धन की। सिंपल। आपको जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी ना, आप सदैव लिखते रहोगे और आप किसी की इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाओगे। बस यही ढूंढोगे, मेरा तो 11वें में नहीं बैठा जी, मेरा तो 5वें में बैठा, मेरा तो 6ठे में बैठा है। These kind of a question you will have in your mind because you have Jupiter sitting in these भावा। आपके इन भावों में बृहस्पति देव बैठे हैं, इसलिए आपने इसलिए पूछा। अब आता है भाव के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है अष्टम। जैसे छठा घर है, पंचम भाव आपका जो है इंटेलिजेंसी को बताता है, आईक्यू लेवल को बताता है आपके। छठा घर रोग ऋण शत्रु भी है, पर छठा घर भैया आपका कंपिटिटिव एग्जाम का है। एक लॉयर के लिए, एक डॉक्टर के लिए छठा घर इज द बेस्ट हाउस। क्योंकि छठा घर सर्विसेज का भी है, छठा घर जॉब का भी है, तो सर्विसेज का भी है। वकील क्या देता है, डॉक्टर क्या प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज। अष्टम भाव में, अष्टम भाव का लॉर्ड अगर कमजोर है, अब हम क्या करते हैं, अष्टम भाव का स्वामी कमजोर है, तो उसका अर्थ होता है आयु कम कर देगा वो। अगर अष्टम भाव का लॉर्ड स्ट्रांग है, तो आयु दीर्घ है, बस बात खत्म हो गई। अपने को ज्यादा आयु पर फोकस करना ही नहीं। 12वें घर का लॉर्ड चंद्रमा मान लो उच्च का कर दूं मैं यहाँ पे, 4 नंबर है ना, चंद्रमा मैंने उच्च का कर दिया, तो आदमी के खर्चे उच्च कोटि के होंगे। 12वां घर खर्चे का है, रज के खर्चा करेगा वो। अगर मान लो वो बिजनेस करता है, तो बिजनेस में रज के खर्चे करेगा। सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, खर्चे ही करता जाएगा। 12वां भाव खर्चे का। हमको भावों को बारीकी से समझना है।
फिर एक आता है भाव बोधक कुंडली। अब ये आप हुए, दिस इज योर असेंडेंट, फिफ्थ भावा आपके क्या हुआ, बेटा है। अब लगन से सेवंथ हाउस स्पाउस का होता है, तो आपकी वाइफ होगी या ओफो या जो है हस्बैंड होंगे। ये आपका पंचम भाव पुत्र का है, तो पुत्र की पत्नी जो है वो क्या होगा, इलेवेंथ हाउस है। आपको बहू रानी कैसी मिलेगी, आप अपना इलेवेंथ हाउस चेक करो ना। अगर आपके इलेवेंथ हाउस पर पाप प्रभाव आ रहा है तो आपको पुत्र वधु अच्छी नहीं मिलेगी ना, फिर चिक चिक रहेगी, बात खत्म। सूत्रास को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सूत्रास को नहीं पकड़ेंगे तो दिक्कत में रहेंगे। अब कोई हाउस कमजोर है कैसे पता लगेगा, कोई भाव निर्बल है, जैसे मान लीजिए हमने कहा ये इलेवेंथ हाउस है, इस पर कोई ग्रह नहीं बैठा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही, तो सप्तम भाव कमजोर है आपका। तो सप्तम भाव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, सप्तम भाव पार्टनरशिप को, सप्तम भाव आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो अपने को समझ होनी चाहिए ना कि भाई सूत्र क्या कहते हैं। जब तक सूत्र नहीं पता होंगे, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, हम सदैव कंफ्यूज रहेंगे। आगे चलें। अब जैसे कोई ग्रह नीच का होता है, अब नीच भंग राजयोग भी हो जाता है उसका। जैसे मान लीजिए हमने ये कहा यहाँ पर मंगल महाराज बैठे हैं, अब यहाँ पर हमने बृहस्पति बैठा दिया, तो ये नीच भंग राजयोग हो गया। बृहस्पति यहाँ उच्च का होता है और चंद्रमा नीच का हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, नीच भंग राजयोग हो गया। कारण कि ग्रह वहां पर दिग्बली आकर के बैठ गया। अब ये देखिए, हमको बलि भी समझना चाहिए। ये मध्याह्न का समय होता है, यहाँ पर सूर्य और मंगल सदैव बलि होते हैं, 10th हाउस में सदैव बलि माने जाएंगे। शुक्र जो है 4th हाउस में सदैव बलि माना गया है। क्यों, ये रात्रि की साइड है, ये दिन का समय है। मध्याह्न क्या होता है, 12 बजे का समय होता है, दोपहर होता है, सूर्य सिर पर होता है। तो हमको ये दिग्बली देखना है। फिर क्या होता है, चेष्टा बलि। चेष्टा बलि किसे कहते हैं, जब ग्रह वक्री हो जाता है उसमें चेष्टा अतिरिक्त बल आ जाता है, उसको चेष्टा बल कहते हैं, अतिरिक्त बल आ जाना। क्लियर, अतिरिक्त बल। अब शनि वक्री है, कोई भी ग्रह जो आपकी कुंडली में वक्री है, याद रखिए आपके पूर्व जन्म के पेंडिंग कर्म हैं, सिंपल सी बात है, कोई विशेष रॉकेट साइंस ही नहीं है। आपको वक्री ग्रह का अर्थ है हार्ड वर्क करना है। अब यहाँ शनि वक्री है, जब तक आदमी 2 एफर्ट्स मिनिमम ना कर ले, तीसरे एफर्ट में उसे सक्सेस मिलेगी। सवाल ही पैदा नहीं होता पहले एफर्ट में सक्सेस मिल जाएगी। भाई वक्री ग्रह का मतलब होता है यू टर्न। यू टर्न का मतलब होता है ऐसे यू टर्न हो गया। मैं पूर्व जन्म में 12वीं का प्री बोर्ड का एग्जाम दिया, मेरी हो गई मृत्यु, ठीक। अब मैंने दोबारा जन्म लिया, तो दोबारा मुझे प्री बोर्ड देना पड़ा ना। तो यानी प्री बोर्ड मैंने कितनी बार दिया, 2 बार। और तीसरा एफर्ट क्या हुआ, मेरे को मेन एग्जाम देना है बोर्ड का। मेन एग्जाम तो कितने एफर्ट आ गए, टोटल 3 हो तो गए। तीसरे एफर्ट में सक्सेस देते हैं। अब एक और अच्छी बात सीखिए। अब सूर्य यहाँ उच्च का है, उच्च का ग्रह कोई भी हो, सूर्य हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, बुध हो, उच्च के ग्रह आप में ईगो पैदा करते हैं, अहंकार पैदा करते हैं। इफ समन से मेरा शनि नीच का है, तो नीच का अर्थ होता है यू हैव टू स्टार्ट योर लाइफ फ्रॉम जीरो। आपको अपना कार्य कोई भी कर्म में शुरू से शुरुआत करनी है। नीच के ग्रह का मतलब है, एक दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं नो ईगो। बात क्लियर है।
फिर हमारा सबसे अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कारक तत्व को जानना। कारक कौन ग्रह किस चीज का कारक है। जैसे सूर्य पिता का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य हड्डी का कारक है, सूर्य सरकार का कारक है, सूर्य गवर्नमेंट का कारक है। तो कारक तत्व आपको पता होने चाहिए। अगर कारक तत्व नहीं पता तो गड़बड़ है। अब सूर्य के साथ जो भी ग्रह बैठता है अस्त हो जाता है। अस्त ग्रह जीवन में क्या करता है। अस्त, अब वीनस की दशा आ जाए तो अस्त ग्रह अपनी दशा में मान सम्मान नहीं दिलाता। अस्त ग्रह सम्मान में कमी। अस्त ग्रह को ऐसे पढ़ते हैं जैसे जली हुई रोटी। क्लियर है। तो अस्त ग्रह जली हुई रोटी है, तो हमको जली हुई रोटी थोड़ी खानी है। अब मान लीजिए यहां पर हमने सूर्य बिठाया, बृहस्पति बिठाया, दो मित्र ग्रह बैठे हैं, तो भाव बली माना जाता है। जब भी मित्र ग्रह किसी भाव में बैठेंगे उस भाव को बलवान कर देंगे। क्लियर। मान लीजिए सिंगल बैठा है ग्रह, बृहस्पति बैठा है, तब भी ये भाव बली माना जाएगा। कारण मित्र ग्रह बैठा है इसलिए बली माना गया। समझ आया। अब मान लो शनि बिठा दिया तो शत्रु ग्रह बैठ गया तो भाव कमजोर हो गया, भाग्य भाव कमजोर हो गया हमारा। हमको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें सिखानी, छोटी नहीं है। किन स्थान पर भाव बली होते हैं, कहाँ ग्रह कंफर्ट महसूस करते हैं, वो एरिया भी आपको समझाना है। जैसे बुध लगन में कंफर्ट महसूस करता है, बृहस्पति लगन में कंफर्ट महसूस करता है। फिर आपको पंचमा पुरुष राजयोग होते हैं, मंगल से रुचक होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर मंगल बैठा होता है शनि की जगह, तो ये वृश्चिक राशि उसकी स्वराशि है, या उच्च का बैठता तो हम क्या कहते, पंच महापुरुष राजयोग लगा है रुचक। देखिए जब तक कुंडली में राजयोग नहीं होते हैं कोई भी बंदा आईएएस आईपीएस या मिनिस्टर नहीं बन सकता, इलेक्शन नहीं जीत सकता। सिंपल सी बात है, सीधा सा सूत्र है। कम से कम 2 या 3 राजयोग लगन कुंडली में, 2 मिनिमम राजयोग नवमांशा में होने चाहिए, तभी आदमी आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज नहीं, नॉट पॉसिबल। So it becomes a रुचक राज योगा। If Jupiter is exalted in the केंद्र, केंद्र का अर्थ होता है सुख। केंद्र का अर्थ होता है सुख की प्राप्ति होना। अब बृहस्पति मान लो यहाँ 4 नंबर होता है, बृहस्पति उच्च का हुआ। क्लियर है। तो बृहस्पति उच्च के होने से ये हंस राज योग बना। क्लियर है। तो हमको पंचमा पुरुष राजयोग पढ़ने, फिर धन योग पढ़ने हैं। धन योग कैसे, धन के 2 ही भाव होते हैं, सेकेंड हाउस और 11th हाउस, ये 2 भाव धन के होते हैं। जब इन भाव की, मान लो सेकेंड हाउस का लॉर्ड बुध बना, इस कुंडली के हिसाब से हमने बुध और शुक्र को 10th हाउस में बिठा दिया, यहां बिठा दिया बुध शुक्र, कहीं भी बिठा लो केंद्र में, ये प्रबल राजयोग धन का बन गया। केंद्र के अंदर भी हमेशा 1 2 3 4 ये वाला भाव सर्वाधिक बली माना जाता है, केंद्र। दूसरा क्या है, केंद्र क्या है, सुख, और त्रिकोण क्या है, वृद्धि। इसको केंद्र को हम विष्णु कहते हैं, त्रिकोण को लक्ष्मी कहते हैं। केंद्र और त्रिकोण के ग्रह आपस में कंजक्ट होकर के या म्यूचुअल एस्पेक्ट होकर के राजयोग बनाते हैं। कैसे राजयोग बनाते हैं, देखिए जैसे यहाँ का लॉर्ड है लगन का सूर्य, यहाँ का लॉर्ड है कौन, मंगल। अब मैंने सूर्य और मंगल यहाँ बिठा दिए, तो एक त्रिकोण का एक केंद्र का स्वामी है, मिल करके क्या बन गया, उच्च कोटि का राजयोग बन गया। ये तो बहुत पावरफुल, और वो भी त्रिकोण में है, तो जीवन में सदैव वृद्धि करेगा जब जब इन ग्रहों की महादशा अंतर प्रत्यंतर दशा आएंगी। वो दशा मैं लेवल 3 में पढ़ाता हूं, इसमें नहीं। इसमें तो आपको बोध हो जाना चाहिए। फिर आपको पूरे 12 लगन पढ़ाए जाएंगे मेष लगन से।
मेष लगन के कौन से ग्रह शत्रु हैं? नंबर 1, कौन से ग्रह योग कारक हैं? कौन से ग्रह मारक हैं? नंबर 4, कौन से ग्रह फंक्शनल मैलेफिक हैं? आपको पता होना चाहिए कि क्या है ये, फंक्शनल मैलेफिक है, नॉन फंक्शनल है। कौन से ग्रह नॉन फंक्शनल हैं? सीधी सी बात आप याद रखें। क्लियर हुआ? तो हमको सारा पता होना चाहिए, और ये पूरे 12 लगन कराने हैं मुझे। पूरे 12 लगन मेरे को पढ़ाने हैं आपको। अब आता है हमारा डिस्पोजिटर थ्योरी भी आता है। डिस्पोजिटर सिंपल सा है, जो क्लास में पढ़ाना है मैंने यही पढ़ाना है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। ठीक है ना? अब मान लीजिए यहां पर हमने बिठाया बृहस्पति, तो इसका डिस्पोजिटर यानी मकान मालिक कौन बना? सूर्य। क्लियर हुआ? किसी भी ग्रह का डिस्पोजिटर 6, 8, 12 में नहीं बैठे। अब ये मकान मालिक और किराएदार का संबंध 6, 8 का है, जो अशुभ है। 6, 8 यहां बैठ जाए सूर्य, या यहां सूर्य बैठ जाए तो 12 है। किराएदार और मकान मालिक का संबंध 6, 8, 12 का हो गया। गड़बड़ है भाई। तो हमको ये चीजें समझनी है। फिर आगे चलते हैं। मंगल दोष। अब मैं मंगल दोष को बड़ा अच्छा, पीछे मेरा अभी कोर्स खत्म हुआ है एस्ट्रो वास्तु का। अब मान लो किसी का टॉरस लगन है, तो मेष राशि आई। अब उसने किसी वास्तु वाले महाप्रभु जी से वास्तु करा लिया। आपने जाके उस वास्तु वाले से कहा सर मेरे को नेम फेम नहीं मिल रहा, तो वो क्या करेगा? आपके साउथ में रेड बल्ब लगवाएगा या रेड पेंट करवा देगा। भैया आपका वृष लगन है, आप पैदाइशी मंगल मांगलिक हो, आपके अंदर तो मंगल का दोष है, मांगलिक है। मांगलिक का क्या अर्थ है? मंगल का दोष। और आपने महाराज जी ने वास्तु करा करके वहां पे और मंगल को पावर दे दी। तो हमारा मांगलिक दोष भी समझना है। अगर इसी मंगल को कुंडली में बृहस्पति एक्सपेक्ट कर ले, अब ये मांगलिक दोष खत्म हो गया। फिर भी किसी को वहम है तो 28 के बाद शादी कर ले। क्लियर? अगर मंगल के साथ शनि बैठ गया, दोनों आपस में शत्रु हैं, मांगलिक दोष है ही नहीं, लड़ लो पहले, तुम फैसला तो बाद में होएगा ना, पहले तो लड़ लो तुम। तो हमको ये समझना है, आपको शनि की ढैया सिखाई जाएगी, क्या होती है, पूरे मांगलिक दोष सारे बताए जाएंगे। वैसे मांगलिक होता है 1, 4, 7, 8, ठीक है, और 12, ये प्रमुख मांगलिक दोष होते हैं। हमको समझना है, अगर किसी का 4 नंबर का मंगल यहां बैठा है तो मांगलिक नहीं है। हमें बारीकियों से इस चीज को आगे बढ़ना है। फिर आपको तिथियां पढ़ाई जाएंगी। तिथियों के अंदर क्या होता है? रिक्ता तिथि होती है, पूर्णा तिथि, भद्रा, जया, और पूर्णा तिथि जो नंदा तिथि होती है। अब मैं रिक्ता तिथि का एग्जांपल यहाँ बता रहा हूँ। रिक्ता तिथि क्या होती है? चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी। कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। क्या देख रहे हो? कुंडली में कुछ नहीं होगा, बिकॉज ही इज बोर्न ऑन रिक्ता तिथि। बहुत भारी कर्ज लेकर आए होते हैं ऐसे लोग पूर्व जन्म का, क्योंकि उन्हें तिथि गलत मिली है। तो कुंडली कहां से बढ़िया आ जाएगी? तुम्हारी तो तिथि गलत है। तो रिक्ता तिथि में पैदा हुए भगवान श्री राम, नवमी तिथि, चैत्र मासे शुक्ल पक्षे नवमी तिथो श्री राम का जन्म हुआ, देख लो। वो तो भगवान थे, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो मिट्टी के कण हैं एक किस्म से। भगवान के आगे मिट्टी के कण हैं, मिट्टी भी नहीं है पूर्ण रूप से। रिक्ता तिथि में कभी कोई शुभ कार्य नहीं करते। नेवर डू एनी इंपॉर्टेंट वर्क ऑन रिक्ता तिथि। पर रिक्ता तिथि के लाभ भी बहुत हैं, हमको लाभ भी तो पता होने चाहिए। नुकसान तो पता लग गया हमें, लाभ क्या है? भाई साहब आप बीमार हैं, हाँ जी, तो डॉक्टर के पास रिक्ता तिथि को जाओ और उस दिन दवाई खाओ, जल्दी ठीक हो जाओगे।
आपके पास कर्ज है, चाचा जी से मामा जी से उधार पैसे लिए, हमेशा रिक्ता तिथि को पेमेंट दो, आपका कर्जा जल्दी उतर जाएगा। मैं सदैव लोगों को कहता हूँ उल्टे सीधे उपाय कभी मत करना, वो टोटके होते हैं, फायर खोलते हैं वो। बताने वाला का क्या है, वो तो बता के चले गए महाप्रभु जी। भुगतना तो आपने है ना, कर लिया है आपने वो टोटका। टोटका नहीं करते, टोटका हमेशा फायर खोलेगा आपको। तो ये चीज आपने ध्यान देनी है। अब आगे चलते हैं। क्या होता है, भावत भावम सिद्धांत भी पता होना चाहिए। अष्टम से अष्टम तृतीय भाव, अगर ये मृत्यु का भाव है तो ये भी मृत्यु की बात है। तीसरा, अगर ट्रैवलिंग का होता है तो समवन में डाई इन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट मीन्स इन ट्रैवलिंग। बाबत भगवान सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। छठे से छठा जो है क्या है, रोग है। अब आप देखिए कि मान लीजिए किसी का शनि यहां बैठ गया। शनि अगर आप मेहनत करेंगे, पैसा अगर देगा ना, तो भाई साहब ये पक्का है रोग भी देगा, क्योंकि वो छठे से छठा है। भावत भावम सिद्धांत लगा हुआ है। तो हमको जब तक सिद्धांत नहीं पता होंगे, हम कुंडली की विवेचना कैसे करेंगे। सिर्फ इसमें कुंडली की विवेचना है। इसमें कई स्टेप आएंगे, 4 स्टेप आएंगे। अच्छा, मैंने स्टार स्टेप क्यों बनाए? देखो, मैंने आपके भले के लिए 4 स्टेप बनाए हैं। मान लीजिए मैं कहूं जी मेरा कोर्स है जी 22,000 रुपए का जी, आपको मैं 6 महीने में कराऊंगा। क्लियर? और भाई साहब आपको जो है 4 क्लास में पता लगा मैं नहीं सीख सकता, पर आपके 22,000 रुपए डूब गए ना। आप मेरे साथ जुआ खेलो 2577 का, आपको समझ में आए तब जाके अगला लेवल करो। मैंने इसलिए इसको किया सबका कल्याण सोचते हुए। लोग सोचते हैं द कोर्स इज कॉस्टली। मैं टेक्निक पढ़ाता हूँ, सूत्र असली वाले, क्लासिकल सूत्र बड़े इजी वे में सिखाता हूँ। और वही लोगों को नहीं पता होते, क्योंकि क्लासिकल बुक्स में तो संस्कृत के श्लोक के साथ उसकी व्याख्या है ना। अगर इतना इजी होता तो सारे को गुरुओं की जरूरत ही क्या थी फिर। और सबसे बड़ी बात है कि 6 महीने का कोर्स मैंने कह दिया जी, आपको 4 क्लास के बाद समझ में आया भैया मेरे बस की तो है नहीं। क्लियर है? तो इस चीज को समझना चाहिए। मान लो अब जैसे इस व्यक्ति का जुपिटर बैठा है अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव बली है। ये व्यक्ति चाहे ऑकल्ट साइंस का मास्टर बन सकता है, ये इस पर निर्भर करता है। लेकिन कब बनेगा? जुपिटर की दशा में, ये रहा। लेकिन अगर आदमी इंटरेस्ट नहीं रख रहा, कारण साथ में राहु है, ये नेगेटिव प्लेनेट आ गया, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? हमेशा ज्योतिषियों से सलाह ही लेनी है, बस उसने करना नहीं है। जब भी आप एस्ट्रोलॉजी में सलाह लेते होंगे ना, तो आप चेक करना आपके जुपिटर लग्न में पंचम में या यहाँ ट्रांजिट करेगा, या अष्टम भाव की प्रत्यंतर दशा आए, तब आप एस्ट्रोलॉजी की सलाह लेने जाते हैं। और यू गो टू लर्न द एस्ट्रोलॉजी, दैट्स ऑल। सूत्र को जब तक नहीं समझोगे सदैव कंफ्यूज रहोगे। अब मैं एक और अच्छी चीज सिखाता हूं। 3 6 10 11, ये क्या था? उपचे। अब त्रिशडाए है। त्रिशडाए क्या होता है? वो होता है 3 6 11, इसमें डिफरेंस होता है। उपचे और त्रिशडाए है। हमको सूत्र पता नहीं होता, लेकिन गुरुजन आपको वीडियो बना के, रील बना के बड़ी अच्छी व्याख्या कर देते हैं, आप प्रभावित हो जाते हैं। मैं तो कहता हूँ आप भी सीखो ना, उसकी गुरु की तरह आप भी बनिए। आपको आप में क्या कमी है? आप भी सीखिए वैसा बढ़िया सा, आप भी बनाइए रील, मुझे खुशी होगी। अब आपको एक अच्छी चीज सिखाता हूं। आपका ये जैसे लग्नेश बना सूर्य, लग्नेश आपकी कुंडली में जहां बैठेगा, यहां 10th हाउस में बैठा है, तो 10th हाउस को उसने बली कर दिया। यानी इस जातक को 10th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाकी जितनी मर्जी है। सीधी बात, सिंपल। इस जातक का लग्ने जहां बैठा है, लग्ने जहां आपका कुंडली में बैठा, उस भाव को उसने बली कर दिया, ताकत डाल दी है। अब मान लीजिए को कहे जी यार मेरे मेरे तो शत्रु बहुत हैं, मेरे को तो शत्रुओं ने बहुत परेशान कर रखा है, तो उसका लग्नेश देखो कहीं छठे घर में तो नहीं बैठा, तो छठा घर बली हो गया। शत्रु ही शत्रु है उस बेचारे के पास। तो बहुत सारी चीजें हैं और उनको समझना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ताकि हम ये जान सकें क्या है क्या नहीं है। क्लियर है? कोर्स ये स्टार्ट होगा कल मंडे को। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं लास्ट, क्योंकि इसके बाद मुझे थोड़ा मांदी का करना, पर मांदी विल बी वेरी शॉर्टेस्ट क्लास। ये कल स्टार्ट होगा 1 जनवरी को 2024, 7 to 8 PM पर होगा। और 5 क्लासेस का रहेगा, डेली रहेगा, सेम टाइम पर, मंडे टू फ्राइडे रहेगा। और इसमें आपको पीडीएफ मिलेगा 124 पेजेस का, जो मैंने पूरी रिसर्च करके सारा आपके लिए बनाया। इससे बाहर कछु नहीं है, ये गारंटी ले सकता हूं मैं। इसके बाद आपको क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए है, लाइफ टाइम है। ठीक है जी। और फी आपको है 2577। और जिनको ई सर्टिफिकेट चाहिए, ई सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, ई सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो ये है, किसी की कोई क्वेरी हो वो अपने आप को अनम्यूट करके डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हैं। इफ एनीवन हैविंग ए क्वेरी कैन रेज डायरेक्टली टू मी, नो प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड। एनी क्वेरी, समवन हैव एनी क्वेरी, कोई सर दिक्कत नहीं है। हाँ बोलिए आप। जी नमस्ते सर। हाँ नमस्कार नमस्कार। सर मैं आपने अभी जैसे बताया कि 11th हाउस भी डेली इनकम का होता है, तो 7th हाउस भी डेली इनकम का होता है हाँ सर, वो भी 11th हाउस है, भी? लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना सेवंथ होता ओके। है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। और सर जैसा लग्नेश किसी भी हाउस में बैठेगा तो उस हाउस को बली करेगा, अगर वो 8th हाउस में बैठा है तो 8th हाउस को भी आयु बली आयु करेगा। 100 साल कर दी उसने, आयु राइट 100 साल सर। कर दी। तो आपका वेरी अगर गुड। लग्नेश अष्टम में बैठा है तो आप अकल्ट साइंस के मास्टर बन सकते हैं। आपको गॉड गिफ्ट है, आपको वरदान है। आप समझे आप? जी। यस। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। यस मिस्टर दीपक, यू वुड लाइक टू रेज अ क्वेरी। आपने हैंड रेज किया था सर जी। दीपक जी। सर नमस्कार सर, ये बेसिक तो ज्वाइन क्या करें, सेकंड सर सेकंड वाला जो एडवांस है उसमें ज्वाइन करूंगा सर। सर इस ये तो आपको अच्छा, आप बहुत इंटेलिजेंट है। मुझे ये बताइए, केंद्राधिपति जी दोषम बताइए। सर, जब बृहस्पति और बुध केंद्र के स्वामी के केंद्र में बैठ जाए तो उसे कहते हैं। गलत है, जी। क्योंकि आपके पास यही फंडा है ना, बेसिक। अब आप मुझे जी फंक्शनल मैलेफिक बताइए। मैलेफिक सर, सूर्य राहु शनि और बस द्वादश शेष। 110% गलत है। किसने कहा आपसे? है बृहस्पति महापापी होता है। मिथुन लगन में आ जाए ना, आदमी को सड़क पे भीख मंगवा देगा। सर नैसर्गिक बताता हूँ। कारण क्या है कि वो तो आप सिर्फ नैसर्गिक पता है, आपको फंक्शनल सिस्टम नहीं पता तो है वो क्या होता है। हाँ, तो सर आप ये आप जो आप ये समय, पूछो ना मिथुन लगन में कौन कौन से है तो बताता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मिथुन लगन का फंक्शनल मैलेफिक, नॉन मैलेफिक, कम अप। सर मिथुन लगन में मंगल हो गया एक तो। फंक्शनल मैलेफिक, नॉन मैलेफिक। सर मिथुन मैलेफिक तो लगन मंगल हो में गया। बुध और शनि की युति हो तो इसका क्या कंसल्टेशन है, क्या मीनिंग है? सर वो इम्पोर्टेंस हो जाएगा। बस इतना ही ज्ञान है ना। अब मैं सबको ब्रह्म ज्ञान देता हूँ। काल जी पुरुष कुंडली से ये दोनों ग्रह उपजे भाव के स्वामी हैं। जी अगर ये कंजक्ट हुए, कोई भी लगन हो, आपके उपजे भाव को एक्टिवेट कर दिया इन्होंने। जी सर। ये बहुत डेप्थ नॉलेज है। बाकी आपकी श्रद्धा है, मुझे कोई किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू कन्विंस एनीवे, क्योंकि मुझे जी सर। पता होता है ना कि लोगों का डेप्थ कितनी पकड़ी है। चलिए, हैव ए सर गुड डे, आपका तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।